सरकारी नौकरी वर्सेस बिजनेसमैन पति का प्यार। शारदा हाथ में थैला लिए सब्जी की दुकान पर खड़ी गुस्से में सब्जी वाले से मोल भाव कर रही होती है। अरे बहन जी, ये आप क्या बात कर रही हैं? आलू 30 रुपए किलो है और आप सीधे कह रही हैं 15 रुपए दूंगी। पूरे 50% डिस्काउंट मांग रही हैं आप। इतना घाटा सहकर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम, ऐसा थोड़ी होता है। ओ भाई, तुझे पता नहीं है क्या कि मेरा बेटा कौन है? मेरा बेटा सरकारी नौकरी करने वाला है, बहुत जल्द उसकी ज्वाइनिंग होने वाली है। सीधे तरीके से 15 रुपए किलो में आलू देता है या मैं किसी और दुकान वाले के पास से जाकर सामान ले लूं? अरे बहन जी जाइए, आप किसी और के पास से ही ले लीजिए, मुझे नहीं बेचना 15 रुपए में। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करेगा? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। शारदा गुस्से में सब्जी वाले के ठेले को जोर से धक्का दे देती है, जिससे सारी सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं। ये क्या किया आपने? बदतमीजी तूने शुरू की है। जब मेरा लड़का सरकारी नौकरी करने लगेगा ना, तो सबसे पहले तेरा ये ठेला यहाँ से हटवाऊंगी, तुझे जेल भिजवा दूंगी। क्या जेल? अरे नहीं नहीं बहन जी, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आप 15 रुपए क्या, आप ये आलू मुफ्त में ही ले जाइए। सब्जी वाला डर के मारे जल्दी जल्दी ढेर सारे आलू उठाकर शारदा के थैले में भरकर दे देता है। फिर शारदा हाथ में मुफ्त के आलू लेकर शान से घर पहुँचती है, जहाँ घर के अंदर सतीश, विकास और पिंकी बैठे होते हैं। वही शारदा सबको पूरी कहानी सुनाने लगती है, जिसके बाद सभी लोग शारदा की बात सुनकर हंसने लगते हैं। तभी विकास कहता है, वाह माँ वाह, क्या दिमाग लगाया है आपने। सरकारी नौकरी का नाम सुनते ही उसकी हवा निकल गई। मान गए आपकी स्मार्टनेस को। हाँ माँ, ये तो बहुत सही तरीका है। मैं भी कॉलेज जाते समय ऑटो रिक्शा का भाड़ा नहीं देती हूँ, बस भैया का नाम लेकर कह देती हूँ कि मेरे भैया सरकारी नौकरी करने वाले हैं। भला मैं क्यों पैसे दूं? रिक्शे वाले बेचारे डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से घर में माया और आर्यन रहते हैं। तभी आर्यन पसीने में तरबतर होकर अपनी छोटी सी फैक्ट्री से घर आकर कहता है, माँ आज धूप बहुत तेज थी और मैं अपनी ऑर्गेनिक खाद के सैंपल्स लेकर कई जगह पर गया, पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने इतनी मेहनत से ये फॉर्मूला ढूंढा है माँ, पानी की ठंडी टंकियां तो महीने में 1-2 बिक जाती हैं, पर मेन बिजनेस नहीं चल रहा। कोई बात नहीं बेटा, तू इसी तरह मेहनत करता रहे। सच्ची लगन कभी बेकार नहीं जाती, तेरा बिजनेस जरूर कामयाब होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन माया और आर्यन बैल्कनी में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बगल वाली बैल्कनी में शारदा और विकास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर शारदा आर्यन से कहती है, अरे क्या तू इस छोटे मोटे बिजनेस के पीछे पड़ा है? सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर। आजकल के जमाने में तो सरकारी नौकरी ही सुरक्षित है। इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा है, बस धूप में भटकना पड़ता है और कोई फायदा नहीं होता। मेरे बेटे को देख, उसकी तो सरकारी नौकरी बस लगने ही वाली है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, भगवान ने चाहा तो बिजनेस में धीरे धीरे कामयाबी जरूर मिलेगी। कोई कामयाबी वामयाबी नहीं मिलने वाली माया। इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा है, बस वक्त की बर्बादी है। मेरे बेटे की तरह किसी सरकारी नौकरी की तैयारी की होती तो अब तक आराम की जिंदगी जी रहे होते, धूप में नहीं भटकते। आंटी सरकारी नौकरी अच्छी है, पर मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। तुम जैसे लड़के बिजनेसमैन बनने की फिराक में ताम्र बेरोजगार ही रह जाते हो। तू भी बेरोजगार ही रहेगा, देख लेना। तुझे तो कोई अपनी बेटी भी नहीं देगी, और मेरे बेटे के लिए तो देखो, अभी से सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते आने लगे हैं। मैं तो कल ही विकास के लिए एक बहुत अमीर और पढ़ी लिखी लड़की देखने जा रही हूँ। ऐसे ही रात बीती और अगले दिन शारदा और विकास मनोहर के घर पहुँचते हैं उनकी बेटी को देखने। मनोहर की बेटी राधिका सुंदर होने के साथ साथ पढ़ी लिखी होती है। उसने CMA की पढ़ाई की होती है। वहीं राधिका अपने पापा से कहती है, पापा आप तो जानते हैं ना कि मैं आगे और प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए इतनी जल्दी रिश्ता ढूंढ लिया। बेटा बात को समझ, ये लड़का सरकारी नौकरी करता है, बहुत बड़ा पद है इसका। तुझे जिंदगी भर कोई दुख नहीं होगा, तुझे क्यों इतनी मेहनत करनी है? सरकारी नौकरी वाला पति मिलेगा तो राज करेगी तू। चुपचाप नीचे चल, आज तेरी शादी के बाद पक्की हो जाए तो मैं और तेरी माँ गंगा नहा ले। राधिका अपने पापा की बात मानकर चाय की ट्रे लेकर नीचे आती है, जहाँ विकास के देखते ही राधिका शर्म से नजरें झुका लेती है। तभी शारदा कहती है, लड़की तो बहुत सुंदर है मनोहर जी, पर हमारे बेटे की शान भी तो देखिए। रेलवे का बड़ा अफसर है ये, शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे पास तो और भी बहुत बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं, पर आपकी बेटी पसंद आ गई। जी जी आप बताइए ना,
हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मेरे बेटे के लिए एक चमचमाती बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, 5 लाख रुपए कैश और ढेर सारा सोना जेवर चाहिए। क्या इतनी सारी चीजें? ये रकम तो मेरे बजट से बहुत बाहर है शारदा जी। इतना सब एक साथ कैसे होगा? तो फिर हम ये रिश्ता यही खत्म समझते हैं। मेरे बेटे के लिए और भी बहुत सी लड़कियां लाइन में खड़ी है। नहीं नहीं, आप रुकिए, हम राजी हैं। मैं बैंक से लोन ले लूंगा, पर अपनी बेटी की शादी सरकारी अफसर से ही करूंगा। ये सुनकर शारदा खुश हो जाती है और रिश्ता पक्का करके चली आती है। जिसके बाद मनोहर की पत्नी ममता उससे कहती है, ये क्या जी, आप इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? अरे मैं बैंक से 10 लाख का लोन ले लूंगा ममता, 5 लाख नकद दे दूंगा, बुलेट भी आ जाएगी और गहने भी। बेटी की खुशियों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। नहीं पापा, आपको इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करना चाहिए। वो लोग मुझे लालची लगते हैं। अगर वो लोग लालची नहीं होते तो इतना सारा दहेज नहीं मांगते। मैं तो कहती हूँ आप इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दो। वैसे भी मैं पढ़ी लिखी हूँ, ढेर सारे रिश्ते मिल जाएंगे। अरे बेटा, तू कैसी बात कर रही है? आजकल अच्छे रिश्ते मिलना बड़ा मुश्किल है बेटा। और तू क्यों चिंता करती है? पैसों का इंतजाम तो मैं खुद कर लूंगा। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ दिन बाद धूमधाम से शादी होती है। वहीं विकास को बुलेट और कैश मिल जाता है और राधिका दुल्हन बनकर माया के घर आ जाती है। तभी शारदा गृह प्रवेश के समय माया को ताने मारते हुए कहती है, देखा माया, अभी तो मेरे बेटे की पूरी तरह ड्यूटी शुरू भी नहीं हुई और कितनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू आ गई। और शादी में भी हमारा फूटी कौड़ी खर्च नहीं हुआ, सब लड़की वाले ने दिया। ये होती है सरकारी नौकरी की असली पावर। और तू अपने बेटे को देख। कोई बात नहीं शारदा बहन, हर किसी की किस्मत अलग होती है। मेरा बेटा अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ेगा। अगले दिन विकास अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। वहीं राधिका ने पहली रसोई में बहुत अच्छा खाना बनाया होता है। वो खाना परोसते हुए कहती है, आप लोग नाश्ता कर लीजिए और मैंने आपके लिए टिफिन भी पैक कर दिया है। विकास नाश्ता करके ऑफिस पहुंचता है, जहां वो एक राशन विभाग के कैबिन में बैठा होता है। तभी एक गरीब औरत उसके पास आती है। साहब, मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा है। बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूँ, कृपया मेरा काम करवा दीजिए। साहब? हाँ, मैं तो साहब हूँ। सरकारी नौकरी है मेरे पास। अब दुनिया मेरे कदमों में झुकेगी। अभी टाइम नहीं है, बाहर बैठो, जब बुलाऊंगा तब आना। यहाँ भीड़ मत लगाओ। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर मेरा राशन कार्ड नहीं बना तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम यहाँ से जाओ। बेचारी गरीब औरत परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब धीरे धीरे विकास को अपनी नौकरी का घमंड होने लगता है। और फिर एक शाम वो घर लौटते समय राधिका के लिए गजरा लेकर आता है। ये लो राधिका, आज मैं तुम्हारे लिए गजरा लाया हूँ। शुक्रिया। राधिका अपने पति का व्यवहार देखकर मन ही मन सोचती है, मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। भले ही मैं अपना करियर नहीं बना पाई, पर ये मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मैं कह रही थी कि आज हम दोनों बाहर चलते हैं, मुझे अपने लिए कुछ सामान लाना है। ओहो, तुम औरतों की तो यही खराब आदत है। जरा सा हंसकर बोलो तो सिर पर चढ़ जाती हो। दिख नहीं रहा है कि मैं थक कर आया हूँ? मुझे कहीं नहीं जाना, बस मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। ऐसा कहकर विकास सोने के लिए कमरे में चला जाता है। फिर राधिका अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, इनके पास तो समय नहीं है, मुझे बाजार जाकर अपनी कुछ चीज लानी है, तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए। तुझे समझ नहीं आता? जब मेरे बेटे ने मना कर दिया तो तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? चुपचाप घर का काम कर और घर में रह। जब कभी मेरे बेटे को समय मिलेगा तो वो तुझे ले जाएगा। धीरे धीरे विकास को अपनी सरकारी नौकरी का घमंड होने लगता है और विकास और राधिका के रिश्ते में एक दूरियां आने लगती हैं। इधर आर्यन भी अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सड़क किनारे आर्यन अपनी खाद और टंकियां रखकर लोगों को उसके बारे में बता रहा होता है। सर, ये देखिए ऑर्गेनिक खाद के पैकेट। मैंने इन्हें खुद नीम, गोबर और राख से तैयार किया है। अगर आप इन्हें अपने गमलों या खेतों में डालेंगे तो फसल बहुत अच्छी होगी। जहर मुक्त खेती के लिए ये बहुत जरूरी है। अरे हटो हटो, हमें इस सब पर विश्वास नहीं है। आजकल तो हम एक केमिकल मारते हैं और फसल तैयार हो जाती है। तुम अपना ये खाद अपने पास ही रखो भाई। हम शॉर्टकट पसंद करते हैं, ये ऑर्गेनिक वार्गेनिक का नाटक बिल्कुल नहीं। आर्यन जाते जाते कई लोगों को अपनी खाद और टंकी के बारे में बताता है, लेकिन लोग उसकी बात नहीं सुनते। फिर आर्यन उदास होकर अपना स्टॉल समेटता है। उसे समझ नहीं आता कि वो लोगों को कैसे समझाए।
4 दिन से एक भी पैकेट नहीं बिका। ऐसे मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन आर्यन अपनी गर्लफ्रेंड ईशा के साथ पार्क में बैठा होता है। तभी ईशा आर्यन से कहती है, आर्यन, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, तुम हार मत मानो। ईशा, जब तक काम सेट नहीं होता मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे पिता कभी नहीं मानेंगे यार। नहीं नहीं, तुम्हें कल ही मेरे घर रिश्ता लेकर आना होगा आर्यन। मेरे पापा पहले ही मुझे 5 लड़के दिखा चुके हैं। मैंने किसी की नाक टेढ़ी है तो किसी की आँख, ये कहकर मना कर दिया है। अब छठे लड़के को क्या कहूँगी? तुम कल ही आओ। कल? अच्छा ठीक है, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। रात को आर्यन अपनी माँ माया के पास बैठकर कहता है, माँ मुझे ईशा पसंद है। उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। मुझे कल ही रिश्ता लेकर जाना पड़ेगा माँ। अगर तू खुश है तो मैं तेरे साथ हूँ बेटा। कल हम उनके घर जरूर चलेंगे। अगले दिन आर्यन और माया ईशा के घर पहुंचते हैं। ईशा के पिता बहुत गुस्से में आर्यन को देखते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम क्या काम करते हो? सर, मैं ऑर्गेनिक खाद बनाता हूँ। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम खाद और टंकी बेचकर मेरी अमीर बेटी का घर चला लोगे और उसे खुश रख लोगे? अभी बिजनेस नया है, मैं उस पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है। मैं ईशा को बहुत खुश रखूंगा। मतलब अभी बेरोजगार हो, किसी स्टार्टअप करने वाले से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। पापा बस कीजिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था ना कि मैं आर्यन को पसंद करती हूँ। मैंने ही इन्हें बुलाया है। शादी तो मैं इन्हीं से करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा तो ठीक है, कर ले शादी, पर मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हारी शादी में। पिताजी, मुझे अपनी शादी पर आपकी दौलत नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आर्यन के साथ बिना दौलत के भी खुश रह लूंगी, और मुझे आर्यन पर भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो कामयाब जरूर होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद ईशा और आर्यन की सादगी से शादी हो जाती है। ईशा अपने नए घर में गृह प्रवेश कर ही रही होती है कि शारदा बैल्कनी से उसे देख रही होती है कि तभी माया उससे कहती है, अरे शारदा बहन, बालकनी से क्यों देख रही हो? आओ ना, तुम भी नई बहू के स्वागत में शामिल हो जाओ। अरे माया, ये क्या फटीचर बहू लेकर आई है? ना कोई बैंड बाजा, ना कोई दान दहेज। मुझे नहीं आना किसी बेरोजगार की बीवी के स्वागत में। तुम कराओ अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश, मैं तो अंदर जा रही हूँ। कोई बात नहीं शारदा बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। गृह प्रवेश मैं खुद ही करवा देती हूँ। इतना कहकर माया अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाकर उससे कहती है, बहू तुम थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। जिसके बाद ईशा अपने कमरे में जाकर आराम करती है। फिर अगले दिन सुबह अपनी सास के कहने पर ईशा रसोई में अपनी पहली रसोई का खाना बना रही थी। तभी आर्यन वहाँ आकर कहता है, क्या बात है ईशा, तुम तो अपनी पहली रसोई का खाना बनाते समय पसीने से भीग गई। क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं? तुम्हें तो पता है आर्यन, गर्मी का मौसम है और मुझे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और गर्मी तो लगेगी ही ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी पहली रसोई का खाना बना लूंगी। देखो ईशा, हमारे पास ज्यादा सुख सुविधाएं तो नहीं है। इस छोटी सी रसोई में बहुत गर्मी है तो तुम्हें मुश्किल तो होगी ही, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारी मुश्किल को आसान करने के लिए। लाओ, मैं सब्जियां काट देता हूँ। ऐसा कहकर आर्यन सब्जियां काटने लगता है और साथ ही वो ईशा से प्यार भरी बातें भी करता है। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे महलों की जरूरत नहीं है, बस आपका साथ ही काफी है। ऐसे ही दोनों खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देते हैं और सभी मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाकर माया कहती है, ईशा बहू, तुमने खाना सचमुच बहुत अच्छा बनाया है। इतना कहकर माया एक चांदी की अंगूठी ईशा को दे देती है, नेक के रूप में। ईशा उसे पाकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही फिर शाम को शारदा माया के घर आकर हॉल में बैठकर बातें करती है कि तभी ईशा शारदा के लिए चाय लेकर आती है। शारदा ईशा के हाथ में चांदी की अंगूठी देकर कहती है, अच्छा, तो नई बहू को चांदी की अंगूठी मिली है नेक में? भाई तुम्हारा बेटा कोई अच्छा काम करता तो तुम अच्छा नेक दे पाती ना। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। सोने और चांदी से रिश्तों का मोल नहीं तोला जाता। मुझे मेरी सास और मेरे पति इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। ऐसा कहकर ईशा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शारदा भी वापस अपने घर चली आती है। वहीं राधिका शारदा को देखकर कहती है, माँ जी, आ गई आप पड़ोस की बहू से मिलकर? कैसी है वो? सुना है बहुत अमीर घर से है। हाँ हाँ, आ गई मिलकर, लेकिन तू फालतू बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर। चल जा और जाकर खाना बना, मुझे भूख लग रही है। तभी विकास घर आता है और राधिका से कहता है, राधिका तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि जैसे ही मैं
घर आता हूँ दौड़कर मुझे पानी और चाय दे दिया करो। जी मैं भी लाती हूँ। राधिका किचन में जाती है और जल्दी से चाय बनाती है, फिर पानी और चाय लाकर अपने पति को दे देती है। तो विकास चाय का कप टेबल पर पटकते हुए गुस्से से कहता है, ये क्या है? इतनी खराब चाय बनाई है तुमने, दूध कम क्यों डाला इसमें? तुम्हें नहीं पता कि मैं सरकारी अफसर हूँ? किसी भी चीज में कमी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं तो रोज ही आपके लिए ऐसी चाय बनाती हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप मुझे प्यार से भी तो बोल सकते हैं। आप सरकारी अफसर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी पत्नी को नौकरानी समझेंगे। मुझसे ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, वरना फिर मेरा हाथ उठने में समय नहीं लगेगा। भाभी आप ऐसी गलतियाँ क्यों करती हैं कि भैया को गुस्सा आए? आखिर भैया सरकारी अफसर हैं, उन्हें पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। एक तरफ जहाँ पिंकी और शारदा को विकास की सरकारी नौकरी का घमंड था, तो वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और एक शाम आर्यन परेशान होकर घर आता है। तभी ईशा कहती है, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं जानती हूँ कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ईशा, तुम्हारी यही बातें तो मुझे हिम्मत देती हैं। वैसे अपने चक्कर में मैं तुम्हें भूल ही गया। ऐसा करो कि तैयार हो जाओ, कब से मैं तुम्हें बाहर लेकर नहीं गया हूँ। सोच रहा हूँ कि आज तुम्हें शॉपिंग करवा दूँ। अरे नहीं, फालतू पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अभी वैसे भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो आप रहने दीजिए। जब आपका बिजनेस अच्छा चलेगा हम तब चलेंगे। अरे नहीं ईशा, ये सारे संघर्ष तो जीवन में लगे रहेंगे, लेकिन वक्त लौट कर नहीं आता और मेरा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हारा ख्याल रखने का। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी माया वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुनकर कहती है, बहू आर्यन सही कह रहा है, तू तैयार हो जा, तुम दोनों को साथ घूमकर अच्छा लगेगा। सास की बात सुनकर ईशा खुश हो जाती है। फिर वो एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होती है और आर्यन के साथ घूमने के लिए बाहर निकलती है। तो वहीं दूसरी तरफ बैल्कनी में पौधों में पानी डाल रही राधिका उन दोनों को बाहर जाता देखकर मन ही मन सोचती है, ये लोग गरीब होकर भी कितने खुश हैं, एक दूसरे को कितना समय देते हैं, और मैं सरकारी नौकरी वाले की पत्नी होकर भी गरीबों की तरह जिंदगी गुजार रही हूँ। ईशा और आर्यन दोनों सबसे पहले आइसक्रीम पार्लर पहुंचते हैं, एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते हैं, जिसके बाद आर्यन ईशा को कुछ चूड़ियां और नई सैंडल भी दिलाता है। फिर दोनों मिलकर गार्डन जाते हैं और वहां बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। शाम होते हुए वो लोग घर आ जाते हैं। ऐसे ही समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक रात विकास ऑफिस से बहुत देर से घर लौटता है। घड़ी में रात के 1 बज रहे होते हैं। राधिका ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है कि तभी विकास को देखते ही कहती है, जी आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, फोन भी नहीं उठाया आपने। तुझसे मतलब मैं 6 बजे आऊं या रात के 1 बजे? तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली? मैं आपकी बीवी हूँ। आप इतनी रात को कहाँ थे, किसके साथ थे? तुझे जवाब जानना है? चल मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कहाँ था। ज्यादा जबान चलाने लगी है तू। इतना कहकर विकास राधिका का हाथ मरोड़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। राधिका जमीन पर गिरकर रोने लगती है। राधिका की आवाज सुनकर शारदा और पिंकी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है तूने राधिका? माँ जी देखिए, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मैंने तो बस इतना पूछा था कि ये इतनी देर से क्यों आए हैं। मैं इनके लिए भूखी बैठी थी। तो क्या गलत किया मेरे बेटे ने? दिन भर ऑफिस में फाइलें निपटाता है, थक हार कर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने चला गया, तो तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? पर माँ जी इन्होंने मुझे मारा। अपनी बहू की बात सुनकर शारदा भी उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, एक थप्पड़ कम पड़ा क्या जो फिर से बोल रही है? जा यहाँ से, वरना आज रात भूखा ही सुला दूंगी। भाभी आपको कितनी बार समझाया है कि भैया सरकारी अफसर है, उनसे ज्यादा सवाल जवाब करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको तो पिटने का शौक है। राधिका सिसकते हुए रसोई में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन के घर में माहौल बिल्कुल अलग होता है। आर्यन गजरा लेकर किचन में जाता है जहाँ ईशा खाना बना रही होती है। तभी वो उसे कमर से पकड़ लेता है और वो चौंक जाती है। तभी आर्यन उसे गजरा देते हुए कहता है, हे डार्लिंग, तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच डियर। वैसे बताओ तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अभी तो कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन तुम्हारा प्यार अगर मुझ पर यूं ही बरसता रहा तो मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा काम आसमान को छुएगा। एक तरफ जहां आर्यन और ईशा के रिश्ते में प्यार बढ़ता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विकास अपनी नौकरी के घमंड में अपनी हदों को भूलता जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन विकास अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहा होता है। अरे नो बेबी, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार।
राधिका, वो तो बस मेरे घर की नौकरानी है, मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। राधिका दरवाजे के पीछे खड़ी होकर ये सब सुन लेती है। उसका दिल टूट जाता है। तभी वो कमरे के अंदर जाकर गुस्से में कहती है, आप किससे बात कर रहे थे? ये कौन लड़की थी जिसे आप आई लव यू कह रहे थे? तू फिर से जासूसी कर रही है। तुझे मना किया था ना कि मेरे पर्सनल मामलों में मत पड़। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने सब सुन लिया। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। ज्यादा चू चपड़ की ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। औकात में रहे अपनी। हाथ लगाकर दिखाइए। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैं अभी पुलिस कंप्लेन करूंगी। इतना सुनते ही विकास अपना आपा खो देता है और अपनी कमर से बेल्ट निकालकर राधिका के बालों को पकड़कर उसे बेरहमी से पीटने लगता है। पुलिस बुलाएगी? हाँ, पुलिस बुलाएगी। ले बुला पुलिस। देखो कौन आता है तुझे बचाने। सरकारी नौकरी है मेरी। पुलिस मेरी जेब में रहती है। राधिका दर्द से चीखती रहती है, पर शारदा और सतीश कमरे के बाहर खड़े होकर मुस्कुराते रहते हैं। वही राधिका मार खाते खाते बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन जब वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, देखिए मेरे शरीर पर ये नीले निशान। विकास ने मुझे बेल्ट से मारा है। क्या यही संस्कार है आपके? चुप रह। इसमें से एक भी दाग किसी बाहरी को दिखा या तूने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की तो तुझे इसी घर में जिंदा जला दूंगी और दुनिया को कह दूंगी कि गैस सिलेंडर फट गया। तभी पिंकी भी वहाँ आती है और सारी बातें सुनकर कहती है, अरे भाभी, आपको इतना नहीं पता कि सरकारी नौकरी वालों की 2-3 गर्लफ्रेंड होती है। भैया ने तो फिर भी एक ही गर्लफ्रेंड रखी है। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? आप हर बात का पतंगड़ बनाओगी तो आपको और मार खाना पड़ेगा। राधिका डर के मारे सहम जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। उधर राधिका अपने पति के जुल्मों से परेशान थी, तो इधर ईशा अपने पति का प्यार पाकर अपने आप को भाग्यशाली समझ रही थी। ऐसे ही एक दिन ईशा बड़े प्यार से आर्यन से कहती है, आर्यन, तुम्हारी खाद और टंकियाँ बहुत अच्छी है, पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कमजोर है। हमें सीधे किसानों तक पहुँचना होगा। चलो कल हम पास के गाँव चलते हैं। वहाँ हम खुद किसानों को समझाएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ ईशा, तुम सही कहती हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें किसानों तक पहुंचना होगा। हम दोनों कल साथ चलेंगे। अगले दिन आर्यन और ईशा ट्रेन से पास के गांव में पहुंचते हैं। वहां सरपंच और कुछ किसान बरगद के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। वहीं आर्यन सभी को समझाते हुए कहता है, किसान भाइयों, ये खाद बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इससे आपकी मिट्टी खराब नहीं होगी और फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। आर्यन किसानों को ये सारी बातें समझा रहा था कि तभी गांव का सरपंच भी पीछे आकर खड़ा हो जाता है और आर्यन की सारी बातें सुनने के बाद आर्यन से कहता है, बेटा, हम तो बरसों से खाद इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारी इस नई चीज पर हम भरोसा कैसे करें? हाँ सरपंच जी, आप सही कहते हैं। भरोसा करना इतना आसान नहीं है। आप इसे अभी मत खरीदिए। हम आपको 100 पैकेट मुफ्त में दे रहे हैं। आप इन्हें अपने एक खेत में डालिए और फर्क देखिए। अगर आपको फायदा लगे तभी आप शहर आकर हमसे खरीदिएगा। बस एक मौका देकर देखिए। इसी तरह ईशा और आर्यन अलग अलग जगह पर किसानों को सैंपल देकर अपनी बात समझाते हैं और घर लौट आते हैं। उनके जाने के बाद किसान आपस में बात करते हैं। सरपंच जी सभी लोगों से कहते हैं, भाई उन दोनों की बातों में दम तो था। हम ऐसा करते हैं कि पहले इन सैंपल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें इनका अच्छा रिजल्ट मिला तो हम उनके दिए हुए पते पर जाकर उनसे खाद और टंकियां खरीद कर ले आएंगे। जिसके बाद किसान उन खाद और टंकियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में आर्यन के पास गांव से ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। आर्यन और ईशा की मेहनत रंग लाती है। ऐसे ही एक दिन शाम को आर्यन अपने खाद और टंकियां बेचकर घर आता है और खुश होते हुए कहता है, अरे माँ ईशा, देखो आज कितनी बड़ी कमाई हुई है। गांव वालों ने 500 पैकेट का ऑर्डर दिया है। जीते रहो मेरे लाल। मैंने कहा था ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अरे माँ, आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। आज मैं आप लोगों को मन भर के शॉपिंग करवाऊंगा। हम अभी मॉल चलेंगे। ऐसा कहकर आर्यन अपनी पत्नी और माँ को मॉल ले जाता है। आर्यन अपनी पहली बड़ी कमाई से अपनी माँ और ईशा के लिए नई साड़ियाँ, मिठाई और चप्पल सब कुछ खरीदता है। सब बहुत खुश हैं। एक तरफ जहाँ खुशियाँ आर्यन के घर पर लगातार दस्तक दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विकास के घर में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन आर्यन और ईशा अपने घर की पुताई खुद मिलकर कर रहे होते हैं। वहीं शारदा बैल्कनी से ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ओ माया, क्या मजदूरों के पैसे नहीं है जो बहू बेटे से पुताई करवा रही है? इस लड़की के तो भाग ही फूटे हैं। इसे किसी सरकारी नौकरी वाले से शादी करनी चाहिए थी। कम से कम नौकर चाकर तो होते।
या तो इसे खुद मजदूर बनना पड़ रहा है। शारदा बहन, जो काम अपने हाथ से किया जा सकता है उसे करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम अपने घर को संवार रहे हैं, इसमें हमें गर्व है। वहीं दूसरी तरफ राधिका की हालत बहुत खराब होती है। शारदा उससे पूरे घर की सफाई अकेले करवाती है। वहीं राधिका के चेहरे पर थकान साफ साफ दिखती है। उसका चेहरा काला पड़ गया होता है। वो अपने घायल हाथों से सफाई कर रही होती है कि तभी शारदा वहां आकर कहती है, एक दिन का काम तो 2 दिन में कर रही है, जल्दी जल्दी कर, वरना विकास को फिर से बेल्ट उठानी पड़ेगी। राधिका डर कर काम में लग जाती है। उधर विकास अपने कमरे में बैठकर शराब पी रहा है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दिवाली का दिन आ जाता है। दिवाली के दिन आर्यन अपने घर में एक नई छोटी गाड़ी लेकर आता है जिसकी वो लोग पूजा करते हैं। राधिका खिड़की से उन्हें खुश देखकर रोने लगती है। तभी विकास पीछे से आकर राधिका से कहता है, तुझे बड़ी जलन हो रही है उन्हें देखकर? हाँ, अभी तेरी खबर लेता हूँ। विकास के हाथ में गरम चाय का कप होता है। वो अचानक राधिका के चेहरे पर गरम चाय फेंक देता है। मेरी आंखें जल गई, बचाओ। राधिका चीखते हुए किचन की तरफ दौड़ती है जहाँ शारदा खड़ी होती है। माँ जी, मेरा चेहरा जल रहा है। विकास ने मुझ पर गरम चाय फेंक दी। पानी डालिए मेरी आंखों पर। अच्छा, तुझे बहुत जलन हो रही है ना? रुक, मैं तेरा चेहरा अभी ठंडा करती हूँ। शारदा राधिका को पकड़कर किचन में रखी एक नींबू की कटोरी उठा लेती है। फिर जबरदस्ती राधिका की जलती आंखों में नींबू निचोड़ देती है। नहीं माँ जी, ये क्या कर रही है? मर जाऊंगी मैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। राधिका की रूह कपा देने वाली चीखें पड़ोस तक सुनाई देती हैं। आर्यन और ईशा अपने घर की बैल्कनी में खड़े होकर सहम जाते हैं। आर्यन, ये चीखें राधिका की है। जरूर वो लोग उस पर फिर से अत्याचार कर रहे हैं। हाँ ईशा, अब बहुत हो गया। सरकारी नौकरी के नाम पर ये लोग राक्षस बन गए हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। समय का पहिया घूमा और आर्यन का बिजनेस अब आसमान छूने लगा। उसने ऑर्गेनिक खाद के साथ साथ एक नई कंपनी भी शुरू कर दी है। आज आर्यन अपने नए आलीशान घर का उद्घाटन कर रहा होता है। वहीं ईशा शाम के वक्त पड़ोसियों को मिठाई देने के लिए शारदा के घर जाती है, जहां दरवाजे पर राधिका आती है जिसने अपना चेहरा पल्लू से आधा ढक रखा था। राधिका, ये लो मिठाई। आज हमारे नए घर का उद्घाटन है। तुम लोग आए नहीं तो सोचा मैं खुद दे आऊं। मिठाई का डिब्बा लेते वक्त राधिका का हाथ पल्लू से बाहर आता है। ईशा की नजर उसकी उंगलियों पर पड़ती है जहां जूतों के छपने के गहरे निशान थे। राधिका, ये तुम्हारी उंगलियों पर क्या हुआ? ये निशान तो किसी जूते के लग रहे हैं। क्या फिर? नहीं ईशा, कुछ नहीं, ये बस दरवाजे में हाथ आ गया था। ऐसा कहकर राधिका जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। ईशा को दाल में कुछ काला लगता है। वो घर जाकर अपनी बैल्कनी से दूरबीन लगाकर रात के समय विकास के कमरे की खिड़की में देखती है। खिड़की के अंदर का नजारा खौफनाक होता है। विकास अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में तेज आवाज में गाने बजाकर डांस कर रहा होता है। वहीं राधिका रोते हुए कमरे में आती है। विकास, बस कीजिए। मेरे होते हुए आप इस लड़की को घर लेकर आए हैं, ये बहुत गलत है। तू फिर आ गई कमरे में? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे मनोरंजन में खलल डालेगी। डार्लिंग, इसे डांस करने को कहो ना, हमारा मनोरंजन होगा। राधिका के हाथों और पैरों में चोट होते हुए भी वो डर और बेइज्जती के मारे कांपते हुए थिरकने लगती है। ईशा ये सब देखकर गुस्से से कांप उठती है। इतना जलील आदमी, इसे तो मैं जेल भिजवा कर ही दम लूंगी। अगले दिन ईशा चुपके से राधिका के पास पहुंचती है। जब घर में कोई नहीं होता, वो अपना फोन छिपाकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। वहीं राधिका रो रो कर अपनी आप बीती सुनाती है। मुझे मायके जाने दो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। ये लोग मुझे मार डालेंगे। तभी सतीश अचानक कमरे में आकर कहता है, कहीं नहीं जाएगी तू। अगर तू मायके गई तो तेरे माँ बाप पुलिस केस कर देंगे। तुझे यहीं मरना होगा। सतीश गुस्से में राधिका को जोर से धक्का दे देता है जिससे उसका चेहरा दीवार से टकरा जाता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। तभी बाहर पुलिस और नारी सशक्तिकरण की महिलाओं की फौज पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर साहब, देखिए ये सबूत। ये लोग इस मासूम पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। आज इनकी सरकारी नौकरी की अकड़ निकाल दीजिए। चलो बहनों, उठाओ अपनी चप्पलें। इन दरिंदों को आज सबक सिखाना ही होगा। पुलिस और महिला कार्यकर्ता घर के अंदर घुसकर विकास और उसके परिवार वालों को चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिसके बाद उन पर चप्पलों की बरसात शुरू हो जाती है। अरे आप मुझे हाथ कैसे लगा सकती हैं? अरे मेरी सरकारी नौकरी है, पुलिस मेरी गुलाम है। अच्छा, सरकारी नौकरी है तो क्या कानून से ऊपर हो गया तू? हाँ, कानून किसी का गुलाम नहीं होता। तूने वर्दी का और सरकारी पद का अपमान किया है।
विकास, शारदा, सतीश और पिंकी को घसीटते हुए घर के बाहर लाया जाता है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। तभी आर्यन अपनी मर्सिडीज गाड़ी से सूट बूट में उतरता है। विकास, आज तुम्हारी सरकारी नौकरी की पावर कहां गई? तुमने अपनी बीवी को पैर की जूती समझा था ना? आज देखो तुम खुद कीचड़ में पड़े हो। इस सास का चेहरा काला करो, इसके बाल आधे काट दो। इसने अपनी बहू की आंखों में नींबू निचोड़ा था ना, इसे भी वही दर्द मिलना चाहिए। जिसके बाद शारदा और सतीश का मुंह काला किया जाता है। उन्हें चप्पलों की माला पहनाई जाती है। लोग उन पर टमाटर और सड़े हुए आलू फेंकने लगते हैं। पुलिस विकास और उसके परिवार को जीप में डालकर जेल ले जाती है। राधिका फूट फूट कर रोते हुए ईशा के गले लग जाती है। अब मेरा क्या होगा ईशा? मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे। मैं इस हालत में उनके सामने नहीं जा सकती। राधिका बहन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ चलो। तुम पर जो बीती है उसका इलाज और इंसाफ दोनों हम करेंगे। आर्यन राधिका को अपनी मर्सिडीज में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और कहते हैं, भाई इन्हें बहुत अंदरूनी चोटें आई हैं। कम से कम 1 महीने का पूरा बेड रेस्ट चाहिए इन्हें, और अच्छी डाइट भी। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, ये अब हमारे घर रहेंगी और मेरी माँ और ईशा इनका पूरा ख्याल रखेंगी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। माया और ईशा की देखभाल से राधिका अब बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके चेहरे की चमक वापस आ गई है। आर्यन भाई, ईशा, आप लोगों ने मेरे लिए जो किया उसका कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकती, पर अब मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। राधिका, मैंने और ईशा ने एक फैसला किया है। मेरा कारोबार अब बहुत बढ़ गया है और मुझे एक काबिल कस्टम मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी CMA की जरूरत है। तो क्या तुम मेरी कंपनी में हेड ऑफ फाइनेंस बनोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करो और अपने पैरों पर खड़ी हो। सच में? क्या आप मुझे ये मौका देंगे? मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। राधिका आर्यन की कंपनी में बड़े पद पर काम करने लगती है। विकास और उसका परिवार अब भी जेल की सलाखों के पीछे अपनी करनी का फल भुगत रहा होता है।